नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पे। जहां सरकार बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को लेकर कठोर कानून तो जरूर बना दिया है, लेकिन आज भी गांव के समाज के अंदर गरीब माँ बाप की बेटी दहेज के कारण अपने माता पिता के दहलीज पर बैठकर ससुराल जाने के इंतजार कर रही है। उस बेटियों के लिए सरकार क्या कर रही है? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के मधु टोल की रहने वाली गरीब और बेबस लाचार माँ बाप की एक बेटी, जिसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर आपकी आंखें भर जाएगी। पेश है समस्तीपुर से सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। 2011 में शादी हुई और 3 साल के बाद दुरागमन हो गया। बिथान में शादी हुआ था। मेरा पति का नाम शंकर साह। 3 साल के 1 साल वहाँ रहे। उसके बाद मेरा भैंसुर और गोतनी ला के स्टेशन पे छोड़ दी। बोली पैसा लेके आओ 50,000 रुपया। तो मैं अपना पति को बोली, वो भी बोली कि जाओ लेके आओ पैसा। मेरा माँ यहाँ गरीब है, हम कहाँ से उसको पैसा ला के दें? नहीं लेके आएगी तो हम मार देंगे, और माँ मजदूरी करती है, इसीलिए हम पैसा नहीं लेके गए। आज तक हम इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम स्वर्णिमा दीदी के पास आए हैं जिला परिषद। वो बोली है तुम्हारा मदद करेंगे, इसीलिए हमें विश्वास है जो हमारा पति और हमारा घर सब मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास पैसा नहीं हुआ 50,000 रुपया? नहीं। दहेज के रूप में नहीं हुआ। कहाँ कहाँ इंसाफ के लिए गई थी? थाना गई, सब जगह गए, कोई कहीं इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। तो थक हार के कहाँ आई थी? स्वर्णिमा दीदी के पास आए जिला परिषद। तो इन्होंने क्या भरोसा दिलाया? इन्होंने भरोसा दिलाया जो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारा कदम के कदम मिलाएंगे, तुम्हारे ससुराल में इंसाफ दिलवाएंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया नाम की लड़की है जो हमारे क्षेत्र के ही है, बच्ची है। वो गुहार लगा रही है, भीख मांग रहे हैं, जो कि इनकी ससुराल में थोड़ा सा कठिनाई हुई है। इनको शादी 2011 में हुआ है। इसका माने भैंसुर और 2014 में ससुराल गई और 1 साल ससुराल में रही। लेकिन इनका भैंसुर और दियादनी दोनों मान लीजिए दहेज के कारण इनको बोली कि चलो माँ से मिला देते हैं, और माँ से मिलाने के बाद में इसको ट्रेन में बैठा दिया स्टेशन पर लाकर, और कहा कि दहेज लेके आओ। ना इसके पास पैसा है और ना इनकी माँ गरीब है, इनके पिताजी भी नहीं हैं। तो मेरे क्षेत्र की बच्ची है, मेरे समाज का है, इसलिए मेरे ही बच्ची हुई। इसका वहाँ तक इंसाफ दिलाने के लिए हम तत्पर हैं। और वहाँ हम ये कहना है कि हमको जो मान लीजिए वहाँ ले जाएंगे, उनको अच्छी से अच्छी न्याय दिलाए। न्याय नहीं देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा जरूर हम देंगे। तो ये बच्ची आपके पास आई और क्या करने लगी? पैर पर गिर गई और रोने लगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, आप ही जो है, इसीलिए इनके लिए हम खड़े उतरे हैं इन पर। इस बच्ची को इंसाफ और ससुराल तक पहुंचाने के लिए आपका क्या कदम उठेगा? मेरा जिम्मेदारी होगा वहाँ तक उठाकर ले जाना है उनको। हम अच्छे से। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित है, जी हां, वहीं रजाई उद्योग चलाने वाले व्यापारियों की चांदी कट रही है। आपको हम बता दें, स्थानीय बाजार के विभिन्न रजाई दुकानों पर रजाई बनाने वाले ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही गर्म कपड़े के दुकानों पर भी बढ़ती भीड़ को देखते हुए दुकानदार कपड़ों की कीमत में अचानक बढ़ोतरी भी कर दिया है। पेश है फुलपरास से जयंत कुमार यादव की खास रिपोर्ट। बताते चले कि ऑफ सीजन में जहां रुई की कीमत 60 से 80 रुपया प्रति किलोग्राम रहता है, तो वहीं अभी 100 रुपये से 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। गौरतलब है कि नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर एक दुकानदार ने बताया कि अगर कुछ और दिन इसी तरह शीतलहर का प्रकोप रह गया तो पिछला सभी माल बिक जाएगा। प्रत्येक सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्रों की समस्या एवं उसके निदान के लिए छात्र अदालत लगाई जाती है।
इसके जरिए छात्रों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में होने वाली समस्याओं को निदान की जाती है। इस छात्र अदालत द्वारा सुनकर उसकी समस्या विश्वविद्यालय प्रशासन के पास रखकर हल निकालने की बात मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश भारद्वाज ने बताया। बताया जा रहा है जो स्टूडेंट यूनियन होता है उस पर यानी कि जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी हुआ उसमें कुछ विकास के लिए अपना जो नई विकास हुआ है उसके लिए सब स्टूडेंट एक तरह इकट्ठा होके और इस चला जाता है। तो क्या लग रहा है अभी तक आपको क्या बेनिफिट लगा है? बाकी छात्रों से के संपर्क में भी आप आए होंगे, तो उनसे आपको क्या कुछ जानकारी मिली? बहुत जानकारी मिली है। ये जो यानी कि मेरे जो संस्था है यानी कि यूनियन जो है जो यानी कि आगे बढ़ाने के लिए बोला है। क्या लगता है इससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचेगा? फ़ायदा स्टूडेंट को बहुत पहुंचा है फ़ायदा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने तय किया है कि हर सोमवार को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग एक छात्र अदालत लगाते हैं विश्वविद्यालय परिसर में, जिसमें जो छात्र आते हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के और उनको विभिन्न तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसका हम लोग समाधान ढूंढते हैं। और हम जो कार्यकर्ता लोग हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, उन्हें भी एक एक्सपीरियंस होता है कि विश्वविद्यालय की क्या कार्य प्रणाली है और इसको ठीक करवाने के लिए हमें किस स्तर पर अपने आंदोलन के रूपरेखा को तय करना होगा। अभी तक आपको कितनी कामयाबी मिल चुकी है इस तरह के? मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार पिछले 2-3 सालों से काम कर रही है। हम पिछले 15 नवंबर को जो आंदोलन किए थे 11 सूत्री मांग को लेकर, उसमें कुछ मांगों पे सहमति बनी थी और उन्हीं मांगों पे और आम सहमति बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर। देखिए, हम लोगों का जो 11 सूत्रीय मांग है, हम लोग का यही मकसद है कि आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जब हम देखते हैं कि बेगूसराय से आदमी जब 10 घंटे का सफ़र करके आता है और यहाँ पे एक बार उसका आदेश मिलता है कि आप कल आइए, परसों आइए, तब जो उस अंदर में उस समय जो उस विद्यार्थी के मन में, उस छात्र छात्राएं के मन में जो एक क्रोध आता है कि क्यों नहीं ये व्यवस्था बदल रही है, क्यों हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है कि हम इतने दूर से आते हैं उसके बावजूद भी हमें एक आवाज़ में बोला जाता है कि आप कल आइए। तो उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा राजनीतिक छात्र संगठन है जो पिछले 1 साल से इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रत्येक सोमवार को छात्र अदालत लगाती है जो 11 बजे से 2 बजे तक चलता है। इसमें जितनी भी जायज़ मांगे हैं, ये जिनके भी कोई भी मतलब लीगल काम है जो नहीं हो रहा है, जो घूम के आते हैं, कहीं से चले जाते हैं। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के परिसर में MLSM महाविद्यालय के NCC के छात्र एवं छात्राओं को उनके ABC परीक्षा एवं गणतंत्र दिवस को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में छात्रों को काफी अच्छी ट्रेनिंग देते हुए हवलदार ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि इस तरह की ट्रेनिंग से छात्र फिजिकली काफी फिट रहते हैं। ये है अभी ए का एग्ज़ाम है, बी का एग्ज़ाम है और सी का एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम के लिए ये जितना भी कैडेट है, कैडेट को ट्रेनिंग दिया जाता है। 26 जनवरी के परेड में उसका भी ट्रेनिंग चल रहा है। कितने छात्र यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है? कितने छात्रों को? करीबन उसको 2 हफ्ता 3 हफ्ता चलेगा उसका। जी, तो अभी कहाँ किस कॉलेज के ये छात्र हैं? ये छात्र है पूरा MLSM कॉलेज का स्टूडेंट कैडेट। बटालियन 8 बिहार बटालियन जी और कंपनी MLSM। आज क्या कुछ सिखाया है? आज क्या कुछ ट्रेनिंग दी गई? आज है तो पीसी के बारे में पीसी का कमांड कंट्रोल, पासिंग, मार्च पास का तरीका, ये जितना भी पार्टी है वो पार्टी को जानकारी देंगे और देना अभी बाकी है। इस तरह की ट्रेनिंग से क्या लगता है फिटनेस कितना अच्छा रहेगा? इसमें जितना भी फिजिकल है बहुत बड़ी फिटनेस होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है हवलदार बुद्धराज लिंबू। क्या है आप? हवलदार बुद्धराज लिंबू। NCC की ट्रेनिंग चल रही है जी। यहाँ पे ड्रिल सिखाया जा रहा है जी। और क्या क्या है? और बी के एग्जाम में कैसे क्वालिफाई होना है उसके बारे में बताया जा रहा है। कितने छात्र यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं? कम से कम 100 छात्र हैं टोटल। और कितने दिन की ट्रेनिंग है ये? 15 तारीख तक चलेगी। कहाँ की आप लोग के? कौन कौन कॉलेज की? MLSM कॉलेज। तो क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? क्या लगता है कितनी बेनिफिट है इससे? इससे बहुत बेनिफिट है। फिजिकली वर्क होता है, हम फिट रहते हैं, प्लस आर्मी या SSB का एग्जाम देने में हमें प्रॉफिट मिलेगा इससे। के सामने जी, इसकी भी तैयारी की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे।
मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में लाई तिलकुट, तिल, चूड़ा एवं मुरही की बिक्री में काफी तेजी देखी गई। जी हां, वैसे तो हर लोग इसे खाना काफी पसंद करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति को लेकर लोग अधिक पसंद करते हैं। वही इस संबंध में सोमवार को एक ग्राहक और दुकानदार से पूछा गया तो उन्होंने पूरी जानकारी प्रदान की। तो तिला संक्रांति में इसका जो है मान के चलिए पर्व के टाइप में मनाया जाता है, तो फेवरेट होता है। कितना लोग पसंद करते हैं इसे? हमारे हिसाब से समझिए कि 75% आदमी पसंद करते हैं। खासतौर पे इसकी बिक्री कब होती है? ज्यादातर कब बिक्री होती है? के आसपास में ज्यादा बिक्री होती है। अब आप लोग खरीदने लगे? ये तो महीने भर से बिकता है। खासतौर पे लोग इसे पसंद करते हैं। 20 दिन पहले। किस चीज़ के 20 दिन पहले? यही लाई वगैरह यही सब तिला संक्रांति है। हाँ। अभी क्या लग रहा है, इसी बिक्री तिला संक्रांति को लेकर बढ़ गई है, घटी है? नहीं, ठीक है, मिला जुला के ठीक है। क्या दाम चल रहा है अभी तिल वगैरह, लाई वगैरह क्या? 80 रुपया। क्या 80 रुपया लाई केजी? और तिल? तिलवा भी वही चल रहा है 220, 240। दरभंगा नगर निगम में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं यह शिविर सोमवार को वार्ड 15 से लेकर वार्ड 21 तक शिविर लगाया गया। वहीं इस कैंप का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन पेंशनधारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके नाम खाता में हुई त्रुटि या किसी अन्य त्रुटि होने की वजह से वैसे लोग जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वैसे लोगों के लिए शिविर के जरिए सभी त्रुटि को दूर करने के लिए शिविर लगाई गई है। साथ ही इस कैंप के जरिए अगर सभी पेंशनधारियों को पेंशन से संबंधित त्रुटियों के लिए पेपर जमा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए 13 जनवरी को छूटे लोगों को यह सुविधा वापस दी जाएगी। पेपर वर्क हो रहा है। पेपर वर्क हो रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि क्या त्रुटिपूर्ण है इन लोगों का। जी। इसमें बहुत तरह का जो है स्वीकृति लेटर दिनांक इस पर नहीं चढ़ा हुआ, जिसकी वजह से जो है लोग लाभार्थी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ पेपर में त्रुटि पाई गई है और किस तरीके से सुधार? पेपर में तो थोड़ा बहुत ही त्रुटि है, जैसे अकाउंट नंबर में एक आध नंबर गड़बड़ है जिसको शुद्ध कर दिया गया है, जिसमें जो है से कि स्वीकृति तारीख नहीं लिखा हुआ है। वो तो कैंप लगाने का उद्देश्य यही है कि इससे बहुत से लाभों को पैसे नहीं आ रहा था 2 साल, 4 साल, 5 साल से। तो नगराई साहब के आदेश से किया गया कि जितने भी लाभों के इन लोग को जल्दी से जल्द निष्पादन कैंप लगा करके निष्पादन किया जाए। और इसके बाद बहुत से हैं जो त्रुटिपूर्ण किया गया है सभी का, और बहुत में है कि यह लाभार्थी उपलब्ध नहीं है। इसका मेन कारण यही है कि इससे स्वीकृत तारीख बहुत के पास नहीं है, तो जिसके कारण बहुत निराश जाना पड़ रहा है, और जिसको हो रहा है तो उसको सही किया जा रहा है। तो क्या पेंशनधारियों को जो अभी ये पेंशन वाला जिसका रुका हुआ जो था नहीं जा रहा था, उसी का मैंने शिविर लगा हुआ है, एक बार भी जिसका खाता बन गया। क्या कुछ त्रुटियां नजर आ रही हैं? आधार कार्ड ले रहे हैं, बैंक अकाउंट का फोटो स्टेट जमा, तो पहले गड़बड़ है, किसी का ये आधार एक तो फिर पेंशन क्यों दिया जा रहा था? अगर आधार गलत था, लिंक गलत थी, तो फिर पेंशन किस तरीके से दिया जा रहा था, किस तरीके से बंटवाया जा रहा था? पेंशन अपने हाथ से पहले वितरण होता था जी, अब सबका अकाउंट पे। जिनका छूट गया है, जिनका कोई डेट रखा गया है, उसके लिए 13 तारीख का डेट नहीं आना होगा जी। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी, वार्ड नंबर 21। इन दिनों भूमाफियों के द्वारा शहर की बची हुई नहरों और तालाबों को भरा जा रहा है। जी हां, रामबाग किला के अंदर बची हुई नहर को भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी भरा जा रहा है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब वर्षों पहले हम लोगों ने जमीन खरीदी थी तो कहा गया था कि यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी और अधिक वर्षा होने पर पानी का बहाव होगा, लेकिन अब बात कुछ और हो गई। अब भूमाफियाओं के द्वारा इस परिसर में आसपास बची हुई सिर्फ एक नहर है, उसे भी भरा जा रहा है और कई तालाब थे, उसमें से भी अब कुछ ही बच गए। तो लोगों ने कहा कि इस बारे में प्रशासन को पूरी जानकारी है, फिर भी लापरवाही बरती जा रही, जबकि राज्य सरकार और हाई कोर्ट की भी तालाब, पोखर और नहर को भरने में सख्त रोक है।
फिर भी ये भूमाफियाओं लाठी के दम पर काम कर रहे हैं। देखिए झलक। जो है सो दरभंगा का धरोहर है। कहाँ पर है ये? रामबाग में है। किनके द्वारा बेचा जा रहा है ये कपिलेश्वर सिंह के द्वारा बेचा जा रहा है। उनका दलाल है नहीं है? उनका दलाल, हाँ, अमर जी, मेन दलाल, हाँ वही है। आप लोग का क्या मानना है, क्या होना चाहिए? इसको इस पर रोक लग जाना चाहिए जो ये भरे नहीं। आप लोग यहीं के बसिंदे हैं? हाँ हाँ, इसी में है। क्या नाम हुआ? गणेश यहाँ। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लेयर गर्मी में नीचे पर सब चापाकल बंद हो जाता है यहाँ, तो पानी का स्रोत अगर खत्म हो गया तो कहाँ से पानी पिएगा लोग यहाँ का रहने वाला। दूसरा कानूनन भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अब नहर और जल को नहीं बंद कर सकते हैं यार, तो फिर ये कहाँ से हो रहा है? किनके द्वारा भरा जा रहा है? अब तो हमको क्या पता, भूमाफिया तो भर रहे होंगे, कौन लेता है कौन बेचता है हमको नहीं पता है। क्या नाम हुआ? मणिशंकर। आप यहीं के बसिंदे? हम भी यहीं रहते हैं। ये रामबाग कॉलोनी है, दरभंगा महाराज द्वारा ये बेचा गया प्रॉपर्टी है। ये जो लिया गया प्रॉपर्टी तो यही देख के लिया गया कि ये चारों तरफ नहर है, हमारी पानी की निकासी भी होगी। गर्मी में पानी की लेयर कम जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये लोग कुछ भूमाफिया है, कुछ दलाल हैं, ये लोग जबरन भरवा रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए हैं, परिणाम तो बहुत, वो तो हम लोग जान रहे हैं, सब जान रहा है कि पानी की किल्लत है। एक एक बूंद पानी का बचाव, गवर्नमेंट भी कहती है कि पानी बचाओ, संरक्षण करो, लेकिन ये लोग अपना कुछ फायदा के लिए ये लोग कर रहे हैं। किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है? ये कुछ दलाल लोग हैं, कुछ माफिया उनसे अटैच है। क्या आप लोग उनको नहीं कहते हैं? हम लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग सुनते हैं, लाठी के जबरन लाठी के जोर पे आते हैं। थाना में भी कंप्लेन किया गया, लेकिन थाना कोई इस पे नहीं कोई सुनवाई की है। तो आपका कहना है कि मिली भगत है कहीं ना कहीं जा रहा है, तो बिल्कुल जो है सो गैर कानूनी है। गवर्नमेंट का जो विचार है, जो गवर्नमेंट कह रही है, इसके ठीक विपरीत हम लोग प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाए। डीएम से लेकर के थाना, एसपी, सीओ, कर्मचारी सबों ने बोले, हम लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं भराया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है सो दिन रात ट्रैक्टर्स के द्वारा सुबह शाम आश्वासन केवल मिलता है। एक बार आकर के खाना पूरी कर लिया जाता है, थाना से कोई एक गाड़ी आया और देख लिया और फिर चला गया, फिर उसके जाने के बाद चला जाता है। वो लोग बोलता रहता है कि जब वो आता है तब नहीं आओ, फिर बाद में आ जाता है, इस तरह होता है। तो बात तो यही सामने आ रहा है कि प्रशासन निष्क्रिय है और उसके मिलीभगत से ही सब हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पीताम्बर झा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा पैतृक आवास केवटी है। यहाँ केवटी। और यहाँ रह रहे हैं, यहाँ जमीन लेकर के घर बना करके रह रहे हैं। ऐसी स्थिति रही तो? हाँ, जो स्थिति है उस स्थिति में तो सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि जो स्थिति है, जो जल संसाधन है, उसको उसी तरह बरकरार रखा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का तीसरा नगर सम्मेलन सीएम लॉ कॉलेज में संपन्न हुई। वही सम्मेलन की अध्यक्षता 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल चंदन कुमार शाफी, अफजल अली, रमन कुमार निराला की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न की गई। वहीं दूसरी तरफ इस मंच का संचालन आयशा विश्वविद्यालय संयोजक संदीप कुमार चौधरी ने किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि जहां आज सम्मेलन हो रहा, इस कॉलेज के स्थायी प्रोफेसर को प्रधानाचार्य न मानकर अस्थायी प्रोफेसर को पैसा के बल पर प्रधानाचार्य बना दिया गया है, जो विश्वविद्यालय नियम के खिलाफ है, जिसके खिलाफ आंदोलन तेज करने की जरूरत है। रूप से बौद्धिकता का इससे बड़ा मंच दूसरा कोई ही नहीं है। इसका उदाहरण है, इस देश में जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब में आशा का झंडा फहरा रहा है। एक से एक विद्वान लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक से एक मेधावी लोग हैं। जरूरत है आज इसको बड़ा मंच बनाने के लिए, आज छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए अंध राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक और जातीयता का बीज बोया जा रहा है। इस सबको, इस जाल को तोड़ के निकलकर एक क्रांतिकारी धारा को मजबूत कीजिए। आज सीएम लॉ कॉलेज में बाबा नागा अर्जुन की ये धरती है। हम लोग आयशा का दरभंगा नगर का सम्मेलन कर रहे हैं, ये तीसरा सम्मेलन है। इस सम्मेलन से हम एक मजबूत नगर कमेटी का गठन करेंगे, जो कमेटी आने वाले समय में जो नगर के का जो
मूल समस्या है जो छात्र नगर में रह के पढ़ रहे हैं, शहर में रह के पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई भी छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। कुछ छात्रावास हैं भी, जैसे कल्याण छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, ओबीसी छात्रावास, इस तरह के कुछ छात्रावास हैं भी, तो उसकी भी स्थिति बहुत जर्जर है। छात्र को यहाँ कुल मिलाकर के प्राइवेट लॉज के आधार पर रहना पड़ रहा है, जहाँ एक बेड का कीमत 1000। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में संबद्ध महाविद्यालयों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। वहीं इसमें कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रशासनिक निकाय के कार्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है इसका मतलब यह नहीं कि शासकीय निकाय जो भी कुछ करे उसको विश्वविद्यालय मूक दर्शक होकर के देखता है। विश्वविद्यालय से आपसे अनुरोध है, क्योंकि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी यही लोग निर्णायक होते हैं, और जैसे निर्णय लिए जाएंगे, अच्छे निर्णय लिए जाएंगे तो संस्था का भविष्य अच्छा होगा। सरकार को बताना चाहिए कि हमारे जो संबद्ध कॉलेज नेक में बी ग्रेड पा गए हैं और बी से ऊपर का ग्रेड पा गए हैं, उनको भी वही सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के लोगों को मिलती हैं। मुख्य रूप से जिसे रूसा का फंड है, इसके बारे में विश्वविद्यालय का पक्ष आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। हम लोगों को मानना है संस्कृत विश्वविद्यालय में पहली बार 5 दिवसीय शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आरंभ वसंत पंचमी 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों से संस्कृत के विद्वान इस शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में अपना प्रतिभा दिखाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है। तो आज जो भारत सरकार या हमारी बिहार सरकार स्त्री शिक्षा को सख्ती से लागू करने, स्त्री शिक्षा पर बल देने की बात कर रहे हैं दोनों ही सरकार के लोग। यह तो हमारी परंपरा रही है। बीच में जैसे स्त्री शिक्षा का अभाव हो गया, वैसे ही संस्कृत जगत में भी हुआ, और शास्त्रार्थ परंपरा का तो लोप जैसा हो गया। मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तब से लेकर और अभी तक शास्त्रार्थ है अमुक जगह, ऐसा सुना नहीं। यही सुनते आ रहे थे कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ महिषी में हुआ था। उसके बाद यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा थी। काशी में बेशक शास्त्रार्थ की परंपरा आज भी है, और वहाँ नागपंचमी के अवसर पर नागकुआं में शास्त्रार्थ होता है, लेकिन मिथिला में इसका लोप जैसा हो गया था। विद्वानों की कमी नहीं है, अभी भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं, लेकिन यह परंपरा विशृंखलित हो गई। जो शास्त्रार्थ की बात होती थी वो धीरे धीरे बंद सी हो गई। तो अभी तो छात्रों को यह पता ही नहीं है कि शास्त्रार्थ होता कैसे है। तो इस शास्त्रार्थ को कराने का उद्देश्य ही यही है कि अभी विभिन्न राज्यों से जो बड़े बड़े उद्भट विद्वान आएंगे, ये शास्त्रार्थ करेंगे, और उस शास्त्रार्थ है ना, बहुत गंभीर बात है। लोगों का इतना अधिक पांडित्य होता है कि तर्क के आधार पर सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने में सिद्धस्त होते हैं। और शास्त्रों की जहाँ बातें हैं, तो शास्त्र का प्रतिपादन किस रूप में किया जाए, किस रूप में हम खंडन कर सकते हैं किस सिद्धांत का, और मंडन कर सकते हैं। तो अभी तो प्राचीन शास्त्र की जो परंपरा है, साहित्य है, व्याकरण है, वेद है, ज्योतिष है, दर्शन है, इन विषयों में शास्त्रार्थ। इन दिनों देवघर जाने के लिए भक्तों की भीड़ अधिक बढ़ रही है। जी हां, इस माघ मास के महीने में देवघर जाने के लिए हिंदू समुदाय के लोग अपने घर से ही कांवड़ उठाते हैं, और अपने घर से देवघर की दूरी जो 400 किलोमीटर से अधिक होती है, उसे 14 दिनों में तय करते हैं। वहीं सोमवार को हमारी टीम ने कुछ कांवड़ियों से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी लंबी दूरी पर बाबा पार लगाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं। जरेल के पास में नवटोली है, और वहाँ से हम लोग यहाँ से पैदल ही बाबा दरबार के लिए जा रहे हैं। कितने दिनों में ये यात्रा? ये यात्रा 14 दिनों में तय होगा। 14वें दिन वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बाबा का दर्शन होगा। पूरा लाइन लगा करके
सब एकत्रित होकर के, और यहाँ से जैसे हम लोग जाते हैं, आज यहाँ से जाएंगे देकुली, आज यहाँ से जाएंगे देकुली, वहाँ पे पूरा पेड़ के नीचे हम लोग आराम से पूरा ऐसे ही कामर ये जो है ना सब बीच में लगाएंगे, चारों साइड बिस्तर होगा पेड़ के नीचे, और फिर वहाँ पे पेड़ के नीचे खाना बनाएगा, अपने में से आदमी खाना बनाएगा और सब मिल करके वहाँ पे खाना पीना भोजन करेंगे और कीर्तन भजन करते रहते हैं। कीर्तन भजन करते हुए पेड़ आराम करेंगे, फिर सुबह में उठे चल दिए, और लगभग यहाँ से 14 दिन का सफर है। 30 से 35 किलोमीटर एवरेज जो है सो मतलब पर डे का। ब्रह्मत्व ब्रह्मचर्य के निवारण में करना पड़ता है, उसके निर्वहन के बिना कुछ नहीं होता है, एक कदम भी नहीं चल सकता है। सबसे पहले जो नित्य कर्म अपना जो होता है ब्रह्मचर्य के हिसाब से, यानी चाहे कोई भी जात की हो, लेकिन ब्रह्मचर्य के हिसाब से जितना होता है, बगैर जल के पेशाब वगैरह नहीं करेंगे, कपड़ा पहन के यानी खाना नहीं खाएंगे, बाथरूम वगैरह कहीं पे जाएंगे तो बगैर कपड़ा के जाएंगे, संडास जाने के पैखाना जाने के बाद स्नान किया जाता है। उसके बाद दोनों टाइम बहुत ज़्यादा विरोध है। सावन में जो है ये इतना नियम निष्ठा नहीं करते, जाते हैं वो भी वहीं पे, लेकिन इतना नियम निष्ठा नहीं है, इतने यानी ब्रह्मचर्य की उनको नहीं है। किसी दुकान में खा लिए, कुछ खा लिए, इसमें जो चाय भी है दुकान में जाके नहीं पिएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। पान भी खाने का है किसी को, जैसे हमको ही आदत है, हम भी खाएंगे तो अपने हाथ से बनाए हैं। हम ये कितने सालों से कर रहे हैं? हम 83 से निकल रहे हैं, यहाँ से 83 से कंटिन्यू जा रहे हैं। कंटिन्यू जा रहे हैं। आज भी जनवरी के महीने में श्रद्धालुओं के धर्म के प्रति आस्था देखा जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में सीतामढ़ी की महिला एवं पुरुष ने एक साथ लगभग 100 लोगों की टोली के साथ देवघर के लिए बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं ने देवघर 19 जनवरी को पैदल जाकर जलाभिषेक करेंगे। बाबा के नगरी में जाए जल चढ़ावे जाए बाबा के। क्या ये ठंड में इस तरह का ठंडा है, आपको कुछ एहसास भी बुझा रहा है? हाँ। बाबा सुख देता है, बाबा सुख देता है, दूर से नहीं जल चढ़ाएगा तो बाबा सुख देगा। कितना दूर से आए हैं? सीतामढ़ी जिला से। क्या नाम हुआ? शीलापति देवी। कौन गांव से? उमा पिपरारी। मोहम्मदपुर से अभी आज चल के आए हैं, 8 बजे चले। 8 बजे चले। कितना आदमी के जत्था से चले हैं? वही 50-60 आदमी। 50-60 आदमी। आप लोग देवघर कब तक पहुंचिएगा? वही 19 तारीख तक। मंजय। कहाँ घर पड़ता है? पिपराडी, कुम्मा पिपराडी, सुरसन थाना, सीतामढ़ी जिला। ऑटो रिक्शा ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोमवार को शिला देवी धर्मशाला में ऑटो रिक्शा संघ के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का ऑटो चालक एवं अलग अलग राज्य से आए हुए ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ के कार्यकर्ता द्वारा आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का अखिल भारतीय कार्य समिति है यहाँ 7 और 8 जनवरी को। इसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के बारे समस्याओं के बारे में विचार किया जाएगा। सरकार से ये मांग की जाएगी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए भी वेलफेयर बोर्ड का गठन हो, उनके लिए इंश्योरेंस लागू किया जाए, और भी अनेक प्रकार की समस्याओं से ये सब लोग जूझ रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं सरकार से। संघ जो अपना भारतीय मजदूर संघ का संगठन है, इसका 2 दिवसीय कार्य समिति ऑल इंडिया का हो रहा है, और इसमें सबसे इस क्षेत्र में कार्य करने में जो समस्या आती है, यानी सामाजिक सुरक्षा का समस्या जो आती है प्रमुख रूप से, उस पर विचार किया जाएगा, और अन्य जो भी इस क्षेत्र में समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उन पर इनका 2 दिन 7 और 8 विचार होगा, और उसके बाद सभी राज्य सरकार, सभी देश के सभी राज्य सरकार और भारत सरकार को ये समस्या, ये मांग सुपुर्द किया जाएगा। ये मुख्य रूप से विचार होने वाला है। एक सवाल था आपसे। 24 दिसंबर को यहाँ ऑटो रिक्शा यूनियन संघ का जिला अध्यक्ष की चुनाव हुआ था, क्या वो चुनाव वैध है या अवैध है? लगातार हो रहे इतनी ठंड के बावजूद भी हायाघाट प्रखंड के किसी भी पंचायत
या चौक चौराहों पर अंचला अधिकारी की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं देखा गया है क्या? जी नहीं। तो ये हम अपने ग्रामीण की तरफ से है। यहाँ जिला प्रशासन का कोई व्यवस्था अलाव का नहीं है? जी नहीं। आपके अंचल अधिकारी का? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर पासवान। घर कहाँ हुआ? उस्मा। किस पंचायत से आते हैं? मल्लीपट्टी उत्तरी वार्ड नंबर 1। सोमवार को लहरियासराय के सर्वनालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई दिशा निर्देश दिया गया। एक श्रीलाल पासवान का है, वो पोस्टमार्टम नहीं देने के संबंध सर बीएमसीएच से संबंधित है सर। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी के द्वारा मानव श्रृंखला को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। जिले में हम लोगों ने मानव श्रृंखला के लिए रूट निर्धारित कर लिया है, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करके, और विभिन्न कोषांगों का भी गठन कर लिया गया है और एक एक्टिविटी कैलेंडर भी हम लोगों ने बनाया है, जिसके तहत डिफरेंट लेवल पर एक्टिविटीज चल रही हैं। ये हम लोगों को वार्ड से लेकर के पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर तक की गतिविधि है जो चल रही है, और लगभग 418 किलोमीटर में हम लोग मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और चूँकि जो सामाजिक बुराई है, दो बाल विवाह और दहेज प्रथा, इन दोनों के विरुद्ध है और इन दोनों के संबंध में जागरूकता भी हम लोग फैला रहे हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और मानव श्रृंखला हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जिले में बनाएंगे। सोमवार को गैस एजेंसी का रजिस्ट्रेशन किया गया। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में शिविर लगाकर वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना तथा विकलांग पेंशन योजना निदान किया गया, ताकि पेंशन योजना का लाभ सही ढंग से लाभुक को सही समय पर मिल सके। वृद्धा पेंशन से संबंधित जो भी जिनके अकाउंट में गड़बड़ी है या नाम में गड़बड़ी है, इसी सुधार के लिए अकाउंट नंबर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया जा रहा है और उसको मिलान करके सुधार करने का काम किया है। एतबार बुलाया गया है और फिर लगातार अभी चलेगा। आए हुए हैं, जब से खाता लागू हुआ है एक बार नहीं मिला, इस बार मिल रहा है। इस लाभुक के अकाउंट में नहीं जा रहा है पैसा, मुख्य रूप से फिर से आवेदन दिया जा रहा है। वो आधार कार्ड के साथ अकाउंट नंबर फिर जो है ग्राम पंचायत सचिव को मुहैया कराने जा रहा है। प्रखंड स्तर से मिल गया, प्रखंड सम्मेलन जो लगाया गया है इसके आधार पर है। इनका क्या कीजिएगा, लीजिए। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।